हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके सबसे पसंदीदा सीरीज बूस्टर सीरीज में। इसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जितने भी लोग देख रहे हैं उनका फीडबैक इतना अच्छा रहा है इस चीज़ को लेके। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से मैं एक बार कहूँगा कि इस सीरीज़ को लेके हम बाकी जो भी क्लास करने के बाद आपको जो लगे, जो आपको लगता है क्या क्लास करने में कैसा आपको लगा क्लास, तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्योंकि कमेंट पढ़ने के बाद हम लोग के लिए वो बहुत एक अच्छा मोटिवेशन रहता है कि चलो चीज़ें जो हम लोग डिलीवर कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रही हैं, आप लोग के लिए बेहतर हो रही हैं। तो इसलिए मैं फिर से एक बार कहूँगा कि ये अपनी जो चीज़ें हैं, ठीक है, फीडबैक है उसको ज़रूर दीजिए। और ये जो हम सीरीज़ हम लोग बात करें टेस्ट सीरीज़ और PYQ की कंप्लीट निचोड़ का, बार हम कहते हैं प्रश्न यहीं से आएंगे। और आई होप कि आप लोग नोट्स भी बना रहे होंगे, उसमें सारे सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं। आज का लेक्चर नंबर 6 है। जो भी साथी इसमें नए हैं, मैं एक बार फिर से कहूँगा कि आप जाके पिछले के 4 से 5 लेक्चर उसको ज़रूर देखिए। और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए, वहाँ पे आपको सारे PDFs अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। और एक बहुत ही बेहतरीन आप लोगों के लिए सूचना, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह लीजिए आप सभी के लिए, जो सब्जेक्ट का जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है इसको ला दिया गया है। पहले आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, 3 सारे टॉपिक्स एक बार गो थ्रू कीजिए, इस वीडियो को देखिए, ठीक है। और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुँचा दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा ना छोटी छोटी मदद आपकी किसी के लिए शायद बहुत बेहतर हो सकती है। तो अगर कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा सा भी किसी की आप मदद कर पा रहे हैं तो वहाँ ज़रूर कीजिएगा। और ये ऐसे टॉपिक्स हैं, मैं दोस्तों बताऊं कि यहाँ से आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे, इसीलिए टॉपिक सब बता दिया है। रिवीजन के तौर पे प्रेफरेंस इसको रखिएगा। फिर से कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें ये नहीं है कि इतना ही रहना है, इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा भी आपको पढ़ना है। बट पहले प्रेफरेंस आप जो टॉपिक इसमें बताया गया उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन को। देखते हैं कि महत्वपूर्ण जो हमारा सीरीज़ है, क्विक रिवीजन सीरीज, बूस्टर सीरीज, इसमें क्या है आज का टॉपिक में देखेंगे। तो यहाँ स्टार्ट किए, आज का हमारे पास है कि महत्वपूर्ण हार्मोन और उनके कार्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस का ये पोर्शन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये देखेंगे यहाँ पे क्या क्या इसमें है। कह रहा है कि जो महत्वपूर्ण हार्मोन है और उनके कार्य। तो पहला यहाँ पे हार्मोन देखेंगे एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन ये क्या है, यह एक प्रजनन संबंधित हार्मोन है, ठीक है। सेक्सुअल हार्मोन है जो मासिक धर्म चक्र और रजोनिवृत्ति के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। फीमेल्स में पाया जाने वाला हार्मोन है। इंपॉर्टेंट लगेगा, कई बार पूछा हुआ है कि मासिक धर्म चक्र को कौन नियंत्रित करता है, ठीक है। और किस हार्मोन के न बनने से ये रजोनिवृत्ति के लिए वो होना बंद हो जाता है, और क्या प्रजनन के लिए आवश्यक है। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ एक हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन ये क्या करता है, गर्भावस्था बनाने के लिए फीमेल्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो 2 चीज़ यहाँ से क्या, एक ही। और इसके बाद एक ये है कि प्रोलैक्टिन, ये क्या है कि बच्चों के जन्म के समय जो है उसके बाद से स्तनपान करने के लिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा रिलीज़ किया जाता है, ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन। यहाँ पे 3 हार्मोन ऐसे हैं कि जो फीमेल से रिलेटेड है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोलैक्टिन, ये स्तनपान के लिए, ठीक है, गर्भावस्था बनाए रखने के लिए। बाकी 3 हार्मोन ध्यान रखिए, फीमेल हार्मोन है। और एक यहाँ पर एक मेल हार्मोन देखेंगे, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। टेस्टोस्टेरॉन जो है पुरुष प्रजनन उत्तक है, टेस्टिस प्लस प्रोस्टेट के विकास में ये मदद करता है, ठीक है। जो फीमेल का तो आप देख लिए, लेकिन यहाँ पे जो मेल वाला जो हार्मोन है ये इंपॉर्टेंट हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, उसके लिए ध्यान रखिएगा। पुरुष प्रजनन उत्तक के लिए और प्रोस्टेट के विकास के लिए इसमें मदद करता है। एक छोटा सा हार्मोन यहाँ इंपॉर्टेंट देखेंगे, इंसुलिन के बारे में देखेंगे। यह ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, ठीक है। क्या करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, इंसुलिन, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला देखेंगे, इसमें क्या है कि ये पादप हार्मोन है। प्लांट के कौन कौन से हार्मोन, उनके कारण बेहद ही इंपॉर्टेंट, जितना कह लीजिए उतना इंपॉर्टेंट ये है। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। और यही 4 हार्मोन है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जिसमें आप देखेंगे ऑक्सीन, ठीक है, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन और एसिबिस्कस है, ठीक है। तो पहला हार्मोन की अगर पादप हार्मोन की हम बात करेंगे ऑक्सीन के बारे में, इसके क्या क्या फंक्शन है, फंक्शन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यही पूछता है कि एक काम दे देगा, पूछेगा कि किस हार्मोन की वजह से होता है। तो ऑक्सीन हार्मोन देखेंगे पादपों में पाया जाता है। ये कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक है। किसके लिए, कोशिकाओं की लंबाई के लिए, कोशिकाओं के विभाजन में सहयोग करता है। तो ऑक्सीन कहाँ का हेल्प करता है, कोशिका की लंबाई बढ़ाने के लिए, कोशिका के विभाजन में। पौधों की गतियों पर नियंत्रण करता है, पत्तियों को गिरने से रोकता है, और बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायता करता है। तो कितने आप देखेंगे, 5 कार्य हैं किसके, ऑक्सीन के। बहुत इंपॉर्टेंट है पांचों काम, ध्यान रखिएगा। इसी में से कोई एक देखा आपसे पूछ लेगा, सारा एक जगह आपको नोट करा दिया है हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगला हार्मोन देखेंगे, जिब्रेलिन हार्मोन। क्या है, जिब्रेलिन, ठीक है। यह हार्मोन क्या करता है, बीजों के शीघ्र अंकुरण में सहायता करता है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, बीजों के अंकुरण में कौन सहायता करता है, तो जिब्रेलिन। बौने पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है,
और पौधों की पत्तियों को चौड़ी करने में सहायता करता है। अब देखिए, एक था पत्ती को गिरने नहीं दे रहा था, ऑक्सीन था क्या कर रहा था, काम में कंफ्यूज ना होगा, ऑक्सीन क्या करता है, पत्तियों को गिरने से रोक रहा था, ठीक है। और पत्तियों को चौड़ा कौन कर रहा है, तो जिब्रेलिन कर रहा है, ठीक है। तो ये हार्मोन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला हार्मोन यहीं से रिलेटेड साइटोकाइनिन, क्या है साइटोकाइनिन, इसमें क्या क्या काम होता है ये ध्यान रखेंगे। कह रहा है प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करता है, कोशिकाओं एवं तने की लंबाई में वृद्धि करता है और पार्श्व कलिकाओं में वृद्धि करता है। जड़ों एवं पत्तियों को वृद्धि रोकने में सहायक, अंकुरण के समय उत्प्रेरक का काम करता है। पूछ सकता है कि उत्प्रेरक का काम जो है कौन करता है, अंकुरण के समय तो साइटोकाइनिन करता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूँ, इसको एकदम नोट्स बना के लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा इस हार्मोन से, पादप हार्मोन से। आइए अगला देखते हैं। अगला है एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। ये कौन सा अम्ल है, इसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ये वृद्धि को रोकता है, वृद्धि रोधक है। उसके बाद है पत्तियों एवं फूलों के खुलने एवं बंद होने के लिए इसका नियंत्रण करता है, पतझड़ की क्रिया को प्रोत्साहित करता है, पौधों की वृद्धि दर को कम करता है। तो इतने सारे पॉइंट्स किसमें हो गए, इस अम्ल के बारे में इन्फॉर्मेशन हो गई। अगला पॉइंट है महत्वपूर्ण विटामिन और उनसे होने वाले रोग। तो सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंस विटामिन को लिया गया है और उनसे कमी से होने वाले रोग, ठीक है। फिलहाल देखेंगे विटामिन ए के बारे में। इसको रेटिनॉल भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है। इससे रतौंधी और जीरफ्थैल्मिया जो है बीमारी होती है और उस संकट में क्या करता है कि वैसे ये संक्रमण को होता है। तो विटामिन ए, रेटिनॉल, रतौंधी याद रखेंगे। अगला विटामिन है विटामिन B1, इसको थायमिन भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, थायमिन भी कहा जाता है। वृद्धि का रुकना, भूखे और वजन का घटना, ठीक है। बेरी रोग इसमें एक इंपॉर्टेंट है, थकान का होने, सब चीज़ें इसमें आती हैं। विटामिन B2 क्या है, राइबोफ्लेविन, कौन है, राइबोफ्लेविन है। इस पर जीभ पर क्या होता है, छाला पड़ जाएगा, समय बुढ़ापा आने लगेगा इस विटामिन B2 के कारण, ठीक है। अगला है विटामिन B3, सारा विटामिन जो है एक ही साथ नहीं एक जगह पे है, ठीक है। कुछ फिर आगे आएंगे, बाकी के होंगे और उससे रिलेटेड डिजीज आएंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर B1 और B2 से दे दिए हैं, ये चीज़ देख लीजिएगा। विटामिन जो है B3 नियासिन, इसका नाम नियासिन है, इंपॉर्टेंट है। जीभ का चिकनापन, पाचन क्रिया में गड़बड़ी, कई बार तो आपको नाम दे देगा और मैच करने के लिए दे देता है। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। विटामिन B5 पाइथोथेनिक एसिड, ठीक है, पेशियों में लकवा और पैरों का जलन, ये सब चीज़ें इनसे होती हैं। विटामिन B6 का क्या है कि पायरिडॉक्सिन, ठीक है। ये क्या करता है, त्वचा रोग, एनीमिया, मस्तिष्क का ठीक से काम न करना, ये सब सारी चीज़ें इसमें आती हैं। क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें इसमें आती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे विटामिन जो है। इसके साथ अभी कुछ विटामिन बच रहे हैं जो आपको आगे C हो गया, D हो गया, E हो गया, आगे आपको फिर देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे देखेंगे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग में क्या है कि प्रोटोजोआ से जो होने वाले रोग है, एक तरफ आपको रोग दिया है, एक तरफ प्रोटोजोआ दिया हुआ है। रोग का नाम है अमीबी पेचिस, क्या नाम है, रोग का नाम कह रहा है कि अमीबी पेचिस, ये एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, इस प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगला है काला आजार, ठीक है। ये डिजीज़ कितनी बार परीक्षा में पूछा हुआ है। ये जो है लिशमैनिया डोनोवानी, ठीक है, लिशमैनिया डोनोवानी प्रोटोजोआ के कारण ये होता है। किसके कारण, तो ये जो प्रोटोजोआ है उसका नाम क्या है काला आजार वाले का, लिशमैनिया डोनोवानी। अगला है मलेरिया, क्या है, मलेरिया। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, प्लाज्मोडियम परजीवी मलेरिया, ठीक है। निद्रा रोग, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी, ठीक है, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी, ये निद्रा रोग है। इसकी वाहक जो होती है फ्लाई सी जो होती है, अफ्रीकन एक मक्खी है, वो इसको क्या करती है, कैरी करती है। ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, इतना सारा नोट्स आपके लिए, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स को एज इट इज आप नोट्स बनाइए, आप PDF आपको टेलीग्राम से मिल ही जाएगा। आइए अब ये देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है गरीबी मापन की जो समितियाँ हैं, ठीक है, जो गरीबी मापने के लिए बनी थी, टाइम टू टाइम इनका पहले तो आपको डेट याद रखना है, उसके साथ साथ इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कालानुक्रम याद रखना। कई बार मैच करने को दे देगा, या तो कई बार पूछ लेगा इस कमेटी की रिकमेंडेशन क्या थी, इस कमेटी में कौन सी बात बताई गई थी। तो डेट, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और इस कमेटी में क्या एक दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो बातें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, वो हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा, पहली कमेटी जो है वो अलग समिति है, ठीक है, अलग समिति, अलग समिति जो आप देखेंगे 1779, ठीक है, इस टाइम की समिति। इसमें क्या है, पोषक तत्वों के आधार पर इसको बनाया गया था। गरीबी मापने के लिए क्या इसने रिकमेंड किया था कि पोषक तत्वों के आधार पर बनाइए, मतलब न्यूट्रिशनल वैल्यू को इन्होंने ज़्यादा वरीयता दिया था। बताया क्या था कि 2400 किलो कैलोरी ग्रामीण के लिए और 2100 किलो कैलोरी शहरी के लिए, ये चीज़ इतना आवश्यक है। इस बेसिस पे इन्होंने गरीबी का निर्धारण किया था। अलग समिति 1779, ठीक है, लकड़वाला समिति, ठीक है,
लकड़वाला समिति की बात करेंगे तो 1993 लकड़वाला समिति 1193। इन्होंने क्या बताया कि राज्य विशिष्ट गरीबी रेखा बनाई जानी चाहिए। क्या बताया कि राज्य विशिष्ट के हिसाब से एक राज्य के पर्टिकुलर के हिसाब से गरीबी रेखा को बनाई जानी चाहिए, लकड़वाला समिति। तो क्या यहाँ से याद रखना है कि लकड़वाला समिति किससे संबंधित है, तो गरीबी से संबंधित है। आया कब था, 1993 में आया था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट समिति तेंदुलकर समिति, 2009 की समिति है तेंदुलकर समिति। इन्होंने क्या कहा था कि शहरी क्षेत्र के लिए आप देखेंगे गरीबी रेखा 1000 प्रति व्यक्ति माह से निर्धारित की जाए, ग्रामीण के लिए 816 रुपये प्रति माह निर्धारित किया था। तो तेंदुलकर समिति की बातें समझ में आ गई। तेंदुलकर समिति गरीबी से रिलेटेड है, 2009 में ये आया। उसके बाद से शहरी क्षेत्र के लिए इन्होंने बताया कि 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह अगर नहीं कमा रहा तो गरीब है, ग्रामीण के लिए 816 रुपया बताया इन्होंने। एक लास्ट कमेटी है गरीबी से रिलेटेड, रंगराजन समिति। क्या है, रंगराजन समिति 2014 की ये समिति है। अखिल भारतीय स्तर पर इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लिए बताया 972 रुपया और शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रुपया बताया। ठीक है, तो ये इन लोगों की रिकमेंडेशन थी। ये सारी कुछ का समितियाँ थी, एक साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रही हैं गरीबी मापन की समितियाँ। आइए अगला देखते हैं, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेरोजगारी के प्रकार। इकोनॉमिक जब प्रश्न पूछता है तो बेरोजगारी के प्रकार को सीधे सीधे आपको एक स्टेटमेंट देता है और कहता है कि बताइए इनमें से कौन सी के बारे में, कौन से बेरोजगारी के बारे में बात की जा रही है। तो इस तरह के बेरोजगारी के बात का जो की जाती है उसके लिए सबसे पहले आपको टर्म का आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, दो लाइन में किसका मतलब क्या होता है। तो ये सब सारे टर्म्स एक जगह कलेक्ट करके आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। पहला कह रहा है कि चक्रीय बेरोजगारी। क्या कह रहा है, चक्रीय बेरोजगारी। ये होता है क्या चक्रीय बेरोजगारी, तो ये जब बाज़ार में उत्पन्न मंदी के कारण मांग की कमी से उत्पन्न होता है, मतलब बाज़ार में मंदी हो गई और डिमांड में कमी हो गई तो उस टाइम पे क्या उनसे बेरोजगारी उत्पन्न होती है, चक्रीय बेरोजगारी। अगला है घर्षण जनित बेरोजगारी। क्या कह रहा है, घर्षण जनित बेरोजगारी। ये क्या है, घर्षण जनित बेरोजगारी, एक रोजगार जैसे कोई इंसान कर रहा है छोड़ के दूसरा रोजगार जा रहा है लेने, उस बीच में जो उसकी बेरोजगारी है उसको कहते हैं घर्षण जनित बेरोजगारी। यानी एक कंपनी में काम कर रहा है फिर दूसरी कंपनी में गया, तब तक बीच में 2 महीने का टाइम लग गया, तो उस टाइम जो बीच का टाइम है उसको क्या कहेंगे, घर्षण जनित बेरोजगारी कहेंगे। अगला है इंपॉर्टेंट है संरचनात्मक बेरोजगारी। ये क्या है, संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है कि कौशल की कमी या फिर योग्यता के अनुसार काम न मिलना, इसमें क्या है, संरचनात्मक बेरोजगारी है। मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है या फिर उस हिसाब से स्किल्ड है लेकिन उसके स्किल के हिसाब से उसको काम नहीं मिल रहा है। कई जगह ऐसा हो सकता है कि स्किल की डिमांड है, उस स्किल के हिसाब से उसको काम नहीं मिल रहा है, तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी में आती हैं। ठीक है, उसके बाद से मौसमी बेरोजगारी। कौन सा, मौसमी बेरोजगारी क्या होता है, कृषि क्षेत्र में अब मौसम के अनुसार काम तथा शेष समय में बेरोजगारी। तो मौसमी बेरोजगारी क्या है, जैसे मान लीजिए कृषि क्षेत्र से संबंधित है ये, जैसे कृषि का समय है, रोपनी सोहनी जो भी होता है, ठीक है, बुआई कटाई का समय होगा तो उस टाइम तो लेबर को उसमें वर्कफोर्स को काम करने को मिल जाता है, लेकिन बाकी समय में फसल जब नहीं कोई रहता है खेत में काम, तो क्या होता है, वो लोग अपने बेरोजगार बैठे रहते हैं। तो ये क्या है, मौसमी बेरोजगारी। उसके बाद से एक आता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या है प्रच्छन्न बेरोजगारी, क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली देखा था एग्रीकल्चर वाले साइड में, गाँव साइड में देखने को मिलता है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, किसी काम में आवश्यकता से अधिक लगे हुए लोगों को निकालने पर उत्पाद का स्तर समान रहे। मतलब कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम में लगे हुए हैं, काम एक आदमी का है, 5 लोग लग के काम कर रहे हैं, तो 4 लोग को अगर हटा देंगे तो क्या होगा, वहाँ पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा नहीं। तो इसी तरीके की बेरोजगारी को क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, आइए अगला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचवर्षीय योजना और उसकी प्राथमिकता। टॉपिक आपको देख के ही लग जाता होगा कि हाँ यहाँ से प्रश्न आप परीक्षा में टपकने वाला है, क्योंकि ये पंचवर्षीय योजना है और जो भी टॉपिक्स यहाँ पर अभी तक आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। चाहे आप टेस्ट सीरीज लगाइए, चाहे कोई भी PYQ देखिए, उसमें आपको वहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। यही है जो आप टॉपर्स नोट्स के लिए, शॉर्ट नोट्स के लिए आपको यही है, इसी को लास्ट टाइम में आपको रिवीजन करना और यही आपकी नैया पार लगाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच में चला है। इसकी प्रमुख बातें क्या हैं पहली पंचवर्षीय योजना की, कि इसको कहा जाता है हैरोल्ड डोमर मॉडल। कौन सा मॉडल कहा जाता है, हैरोल्ड डोमर मॉडल कहा जाता है। और इसकी प्राथमिकता क्या थी, कृषि इसकी प्राथमिकता थी। तो 2 पॉइंट याद रखेंगे इसके बारे में, क्या क्या, कि ये पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 तक चली, हैरोल्ड डोमर मॉडल और कृषि की प्राथमिकता, इसके बारे में इसमें बात की गई है। अगला है, कह रहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना ये के 56 से लेकर 61 तक चला, 56 से लेकर 61 तक चला है। महान ठीक है, इसको महान नोविस मॉडल कहा जाता है। ठीक है, PC महानोविस के नाम पे है ये। और इसमें उद्योग क्षेत्र की क्या थी, प्राथमिकता थी। किसके लिए प्राथमिकता दी गई थी, उद्योग क्षेत्र को प्राथमिकता
दी गई थी। किसको? उद्योग क्षेत्र को प्राथमिकता यहाँ पे दी गई थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भिलाई, ठीक है, दुर्गापुर, राउरकेला पावर प्रोजेक्ट की स्थापना इसी के समय होती है। सेकंड जो पंचवर्षीय योजना है इसी के टाइम में सब सारी की स्थापना, चीज़ों की स्थापना होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, इन सब की स्थापना किसके समय होती है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय होती है। अगला आता है तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, ठीक है। 1961 से 66 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के 3, 4, 5 जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं कभी मैच करने को दे देगा, कभी उनकी प्राथमिकता पूछ लेगा, कभी उनके नाम पे पूछ लेगा। तो ये प्रश्न एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। गडगिल मॉडल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? गडगिल मॉडल कहते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से लेकर 66 तक के बीच में ये आता है। कृषि और उद्योग पे इसका फोकस था। 1964 में रूस की मदद से बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्री की स्थापना होती है। 1964 में जो है किसकी मदद से? पॉइंट याद रखिएगा, रूस की मदद से, ठीक है। रूस, सोवियत रूस संघ था उस टाइम, ठीक है। उस समय रूस सोवियत संघ था, उसकी मदद से जो बोकारो स्टील इंडस्ट्री स्थापित होती है। चौथी पंचवर्षीय योजना का टाइम देखेंगे अगर आप 1969 74 है। इसमें क्या है? 3 साल का गैप दिख रहा होगा, जो उस टाइम जो एजुकेशन क्या कहते हैं योजना का अवकाश था। उस समय कोई योजना नहीं चल रही थी। जब 66 वाले में बहुत सारे 61-62 का युद्ध हुआ, फिर उसके बाद सूखा उखा पड़ा, तो ये 66 से लेकर 69 तक क्या है? ये प्लान गैप है। तो आगे चौथी पंचवर्षीय योजना पे इसमें क्या है पॉइंट? चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में अगर बात करेंगे तो 1969 से 74 तक है। स्थिरता के साथ विकास को लेकर इसमें आगे बढ़ा गया और आय और असमानताओं को समाप्त करना इसका लक्ष्य रखा गया था। फिर 2 पॉइंट चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में। एक पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, इसमें क्या है? 1974 से 79 तक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो गरीबी उन्मूलन और जनसंख्या नियंत्रण के बारे में चीज़ें लाई गई थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के 5 ये अगर आप तैयार कर लेते हैं, इतना देख रहे हैं पंचवर्षीय योजना, तो यहाँ से आपको टॉपिक से क्या प्रश्न मिलेंगे, तो इसी में से आपको प्रश्न मिल जाएंगे। नेक्स्ट आइए देखते हैं, यहाँ पे क्या है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल है, उत्तर प्रदेश स्पेशल से रिलेटेड है। यार उत्तर प्रदेश में जो नदियों के किनारे बसे हुए शहर, उनका नाम बता दीजिए। तो उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की क्या प्रमुख नदियाँ हैं, उनके किनारे जो बसे हुए शहर हैं उनको देखते हैं। सबसे पहली नदी की बात करेंगे गोमती नदी की। किसी? गोमती नदी की। इसके किनारे बसे हुए शहर कौन कौन से? लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, ठीक है। लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, ठीक है। ये कहाँ है? गोमती नदी के किनारे हैं। अगला पॉइंट है कि यमुना नदी किनारे, यमुना नदी किनारे कौशाम्बी, मथुरा, वृंदावन, खागरा, इटावा, हमीरपुर। ये नाम इसलिए बता रहे हैं, एकदम रट के से नहीं जाना है, थोड़ा सा आइडिया रहेगा। मैप देखेंगे तो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ये प्रश्न पूछा हुआ है इसलिए हमने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। और उत्तर प्रदेश की यही एक ऐसी नदियाँ हैं जहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। राप्ती नदी की बात करें तो राप्ती नदी गोरखनाथ से याद रखिए, गोरखपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती, ठीक है, और बहराइच। ये सब जगह से क्या है? 4 जगह से याद रखेंगे। राप्ती नदी के बारे में यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। अगला है गंगा नदी। गंगा नदी क्या कह रहा है भैया? तो गंगा नदी के बारे में देखेंगे, बिठूर, बनारस, प्रयागराज, कन्नौज, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, कानपुर, मिर्ज़ापुर, टीसी। बनारस, प्रयागराज ये सब तो याद रहेगा। जिससे फर्रुखाबाद ध्यान रखिएगा, कन्नौज याद रखिएगा, ठीक है, गाजीपुर ध्यान रखिएगा, कानपुर भी याद रहेगा। ये सब पॉइंट आपको, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट, हमने आपको सारा करा दिया, ठीक है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि ये चीज़ हमने आपको बता दिया कि जो आपसे छूटना नहीं चाहिए, पिछले वर्षों के तथ्य, ठीक है। आयोग का पसंदीदा टॉपिक बता दिया। सीसेट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक से बहुत जल्द लेकर आ जाएंगे। अब देखिएगा, मैं आपसे ये चीज़ कहता हूँ, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए, प्री के लिए आपको चाहिए करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज और PYQ और बाकी जो इंपॉर्टेंट कंटेंट चाहिए। तो वो चीज़ अब आप यहाँ से चैनल के माध्यम से देखें। सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे कि आपको दृष्टि की टॉप जो टेस्ट सीरीज है वो कराई जा रही है। यहाँ से आप कीजिए, नोट्स बनाइए, इसका रिविजन कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे पर्यावरण को लेके इसी तरीके से हर एक सेगमेंट का आपको मिल जाएगा। ये पर्यावरण है, साइंस का मिल जाएगा, बाकी सबका मिल जाएगा। जहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, जो हमने टॉपिक बताया, उस सारा टॉपिक्स आपको करा रखा है। एक बार आप चैनल को विजिट कीजिए, जाइए देखिए, वहाँ पर आपको दिख जाएगा। अभी यहाँ देखिए साइंस का पूरा PYQ का एनालिसिस करा रखा है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगे आपके प्रीलिम्स के मार्क्स में। उत्तर प्रदेश विशेष की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश स्पेशल कंप्लीट आपको देख रहे हैं, चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे कंप्लीट कराया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे आपको चीज़ें ऐसे कर लीजिए वैसे कर लीजिए ये बताई जाती हैं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपको उतना ही चीज़ बताई थी जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और हमने आपके लिए यहाँ पे इतना किया है। तो ये इसलिए है कि ये आपको हेल्प करे कहीं ना कहीं। आप एक बार चैनल जाइए, ऐसे विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में देखिए PCS की टेस्ट सीरीज, RO में टेस्ट सीरीज, ये दोनों टेस्ट सीरीज मैं तो कहूँगा इस दोनों को देखिए। ये टेस्ट सीरीज लगभग एक ही है, ठीक। करंट अफेयर के लिए पूरा मंथली करंट अफेयर आपको यहाँ मिल रहा है। यहाँ से मैं कह रहा हूँ करंट अफेयर का आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंथली सारा करंट अफेयर है, इसको पढ़िए और हैंड रिटन नोट्स आप PDF या टेलीग्राम से प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है।
उसके साथ एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बूस्टर सीरीज जो मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको आप कीजिए और इसका नोट्स या तो प्रिंट ले लीजिए या कुछ भी कीजिए, बट इसको कीजिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो इतना सब अगर आप कर लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स नहीं रुकने वाला है। ठीक है, इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये सेशन कैसा लगा, कोई आपका डाउट्स है या फिर अदर कोई चीज़ है, कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।